टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो देखो रिसोर्सेज क्या है, मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे हम अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे। उसी प्रकार लाइफ को अच्छा मेंटेन करने के लिए हमें क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन रिसोर्सेज को बचाए रखें। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग मतलब विश्वास करते हैं कि नेचर ने जितने भी रिसोर्सेज है वो हमको गिफ्ट के रूप में दे दिए हैं। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो लोग जो होते हैं जो इस चीज़ को सोचते हैं कि नेचर ने हमको ये गिफ्ट के रूप में रिसोर्सेज किया है, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट का एक्सप्लोजन करते हैं, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अंधाधुंध शोषण करते हैं कि ये तो हमको नेचर ने हमारे लिए दिए, ईश्वर ने हमको दिए, तो हम इनका मन में आए जो यूज़ करें। उससे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जैसे पहली प्रॉब्लम है डिप्लीटेशन हो जाता है रिसोर्सेज का, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने लालचवश, अपने ग्रीडीवश क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ज़बरदस्ती काम में लेने लग जाते हैं। लेकिन जितनी चीज़ काम में आ रही है उससे ज़्यादा उन चीज़ों को काम में लेते हैं। इसके अलावा जो ये रिसोर्सेज है इनके फलस्वरूप रिसोर्सेज के कारण क्या है, सोसाइटी दो भागों में बट गई। एक तो हो गए अमीर लोग और दूसरी साइड में हो गए गरीब लोग। अमीर लोग वो हो गए जिनके पास भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज उनके हाथ में आ गए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज लेस हो गए, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो इससे क्या होता है कि संसाधनों के, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का यूज करने के लिए, मतलब हम इसको आगे बढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह एक मतलब उसको डिवाइड करें सोसाइटी में और किस तरह हम इनका यूज करें। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है रिसोर्सेज को मतलब अच्छी तरह यूज में लेने के लिए। क्योंकि रिसोर्सेज के जो मतलब अंधाधुंध में जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लोशन जो उसका हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है उसका क्या रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग के जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो पैदा हो गई है। उससे क्या हो गया, उससे भूमंडलीय ताप बढ़ गया है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। ओजोन लेयर है उसका डिप्लीटेशन हो रहा है, और एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि ज़मीन का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ज़मीन छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है, और बहुत बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। उसकी वजह से जो समुद्र है, जितने भी ओशियंस हैं, उन सब में क्या हो रहा है, वाटर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और लैंड कम हो रही है। तो इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लोशन से हमारे जो रिसोर्सेज हैं उससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ रही है। अब हम अगला देखते हैं, मतलब हम इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज है उसको हम मतलब सब में आपस में जितनी भी कंट्रीज है, सोसाइटी है, उन्हें हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो मानव की लाइफ को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और क्या करने के लिए, मतलब विश्व शांति बनाने के लिए, ग्लोबल पीस बनाए रखने के लिए हमको क्या करना होगा, इन जितने भी संसाधन है उनका समाज में न्याय संगत बंटवारा करना होगा, मतलब उनको ढंग से बांटना होगा। जैसे कुछ व्यक्ति और कुछ देश ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या करते रहते हैं, दोहन करते रहते हैं, उनका एक्सप्लोशन करते रहते हैं। यानी कि जैसे अब आप एक एग्जाम्पल ले लो इसका, चीन क्या कर रहा है, अभी जैसे दक्षिणी सागर में पड़ रहा है, जबकि वहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उसने क्या अपना एक नेचर बना लिया है, उसने अपनी एक मतलब पावर, ये अपनी पावर दिखा रहा है कि मैं देखो कितना एक मतलब हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हम इतने क्राइटेरिया में जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उतने क्राइटेरिया में हम उसको यूज़ ले सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है और कुछ इंडिविजुअल मतलब पीपल्स ऐसे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इन रिसोर्सेज का एक्सप्लोशन कर रहे हैं, यानी कि उनका शोषण कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। यदि प्रेजेंट में भी इस तरीके का एक्सप्लोशन जारी रहेगा तो हमारा फ्यूचर बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो हमारी लाइफ है उसको बनाए रखने के लिए हमको संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना या प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सही अर्थ में ये क्या है कि इसका ये एक सतत पोषणीय विकास होना चाहिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे अगली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है, ये देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग,
यानी इस तरीके का डेवलपमेंट करें कि उससे कोई डैमेज यानी एनवायरनमेंट को कोई डैमेजिंग नहीं हो। द एनवायरनमेंट यानी हम जो मानव है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो इस तरीके का डेवलपमेंट करें इससे एनवायरनमेंट को कोई डैमेजिंग नहीं हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और जो प्रेजेंट में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस डेवलपमेंट को हम इस तरीके का करें कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियो डी जेनेरियो समिट 1992। रियो डी जेनेरियो है, ये ब्राजील की कैपिटल है। यहाँ पर हमारे यहाँ जून 1992 में 100 से भी ज़्यादा जो स्टेट लेवल के लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने यहाँ एक समिट किया। उस समिट का मेन उद्देश्य क्या था, यानी उसका मेन एम था, द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। यानी ग्लोबल लेवल के ऊपर, विश्व के स्तर के ऊपर जो हमारी अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, उसके ऊपर इन्होंने वहाँ पर चर्चा की और एक घोषणा पत्र बनाया। उस घोषणा पत्र पर यानी उन पर साइन किए, एक लेटर बनाया, उस लेटर के ऊपर इन्होंने साइन किए। उस साइन का उसका मेन उद्देश्य क्या था साइन करने का, कि हम ये जो 100 कंट्रीज के जो हम स्टेट लीडर्स आए हैं, ये सब मिलकर के हम अपनी अपनी कंट्रीज की तरफ से ये कहते हैं कि हम ग्लोबल लेवल पर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड इन्होंने अपना एजेंडा रखा वो था फॉरेस्ट प्रिंसिपल का। वो सेकंड एजेंडा क्या था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल का। उसमें क्या था, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन द 20th सेंचुरी। यानी 21वीं शताब्दी में 21th वाली जो शताब्दी है उसमें क्या करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट प्रिंसिपल बनाया एक, और एक सहमति बनाई और सहमति पर सबने मिलकर के साइन किए। तो यानी कि जून 1992 ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन का मेन एम था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। और सेकंड इनका जो एम था वो था फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। अब हम पढ़ेंगे कि एजेंडा 21 क्या है। देखो, एजेंडा 21 है जो एक घोषणा पत्र है। क्या है, एक घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में क्या हुआ, जो 100 स्टेट्स के जो लीडर्स आए थे, उन लीडर्स ने जो एम रखे थे अपने एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए ग्लोबल लेवल पर, उसके बारे में बताया गया है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला था सतत पोषणीय विकास, यानी कि विश्व के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि सतत का मतलब लगातार, सस्टेनेबल का मतलब लगातार डेवलपमेंट हो। सेकंड था, इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and share responsibility। तो देखो, सेकंड जो इनका था एजेंडा का, इन्होंने एक कोम्बो बनाया, एक कार्यसूची बनाई। उसके अंतर्गत क्या था, एनवायरमेंटल डैमेज यानी जो पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है वो, इसके अलावा पॉवर्टी, गरीबी, डिजीज, बीमारियां और ग्लोबल कोऑपरेशन यानी कि विश्व स्तर पर हमारी आपसी सहमति, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स यानी सबकी जो म्यूचुअल नीड होती है, सबकी जो सामूहिक आवश्यकताएं होती है, एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उन्होंने शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारी इन्होंने शेयर की। इनका थर्ड जो एम था वो था, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज द एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इज ऑन लोकल एजेंडा। इनका देखो मेन एम तो ये था कि हम जो ग्लोबल लेवल पे है वो क्या करें, एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन दे। इसके साथ साथ इन्होंने फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे भी ध्यान दिया, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल के अलावा एक एजेंडा जो 21 था उसके अंदर उन्होंने ये बात भी जोड़ी कि एनवायरमेंटल डैमेज के साथ साथ पॉवर्टी यानी गरीबी, डिजीज, बीमारियां, इसके अलावा फ्रॉम ग्लोबल कोऑपरेशन यानी आपसी सहमति सभी देशों की, और कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स, सबकी म्यूचुअल नीड्स होनी चाहिए, जो जितनी भी म्यूचुअल नीड्स है उसमें सब मिलकर के काम करें, एंड
शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें। और एक मेन एम इन्होंने ये रखा कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने स्तर पर यानी अपने लेवल पर एक लोकल एजेंडा 21 तैयार करेगी। तो ये था एजेंडा 21। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी रिसोर्सेज को किस प्रकार प्लानिंग करके यूज में लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो हमारे पास कोई भी चीज़ है, यदि हम उसको आते ही हम उसको खराब करना शुरू कर देंगे तो वो धीरे धीरे वो खराब होती चली जाएगी। तो हमको हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम विवेकपूर्ण तरीके से और न्याय संगत तरीके से यदि हम उसका यूज करेंगे, हम उसको उपयोग में लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी रणनीति रहेगी। देखो हमारी जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वहाँ क्या है, विविधता में एकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यानी इंडिया है जिसमें 29 स्टेट्स हैं और उन सभी स्टेट्स में अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। देखो कहीं तो इतने ज़्यादा अधिक मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो दूसरी जगह बिल्कुल नहीं पाए जाते, और कहीं क्या होते हैं कि मतलब कि उनकी अधिकता इतनी ज़्यादा है लेकिन हम उसका डेवलपमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते वहाँ उनका डेवलपमेंट? क्योंकि उसके लिए ना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है, इसलिए हम उनका डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे इंडिया में है जो रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, जैसे हमारी इंडिया में रिच मिनरल्स एंड, देखो ये एग्जाम्पल है झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में रिच मिनरल्स मिलते हैं एंड कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि मैक्सिमम ये सारे प्लेटू टाइप में है, यानी ये मिड इंडिया है, मध्य देश है भारत, मतलब भारत का जो मिड इंडिया है वो है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और कोल पाया जाता है। ये सारा प्लेटू प्रदेश है। कैसा है? प्लेटू, यहाँ पठार बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो उनमें ये मिनरल्स निकलते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं और इतने ज़्यादा कोल है, हालांकि यहीं से हमको कोल मिल रहा है, यहीं से हमको मिनरल्स मिल रहे हैं, पर हमारा यहाँ इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कि हम पूरी कंट्री को इसको प्रोवाइड करवा सकें। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान वेल इन्वॉल्व विद सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में क्या है, सोलर और विंड, यानी कि जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का भरपूर भंडार है। यानी कि हमारे यहाँ क्या है, राजस्थान पूरा डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ क्या सूर्य की तेज़ गर्मी होती है और तेज़ गर्मी से सोलर एनर्जी बनती है। इसके अलावा तेज़ हवाएं चलती है, तेज़ हवाओं से हमारे यहाँ विंड एनर्जी का भी उत्पादन हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। इसके अलावा हम अरुणाचल की तरफ चलते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। तो अरुणाचल में क्या है, जो वाटर है, जो जल संसाधन है, वाटर रिसोर्स बहुत मैक्सिमम है, वहाँ मैक्सिमम मतलब लेक्स हैं, लेकिन क्या है, इतनी ज़्यादा लेक्स होते हुए भी वहाँ पीने के पानी की कमी है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस वाटर को यूज में ले सकें या उस वाटर से हम कुछ और नई चीज़ें उसका डेवलपमेंट कर सकें और कुछ नई चीज़ें हम बना सकें। इसके अलावा हमारा एक आता है लद्दाख। लद्दाख जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से भी ऊपर है, हमारे ईस्ट में, नॉर्थ में है, ये भी। वहाँ पर क्या है, वहाँ वो बिल्कुल कैसा कूल डेजर्ट है, कैसा एरिया है, कूल डेजर्ट है। वहाँ बहुत अच्छा कल्चर है, कल्चर का बहुत धनी देश है, बहुत सांस्कृतिक विरासताओं का राज्य है वो। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ वाटर रिसोर्स की कमी है, वहाँ मिनरल्स की कमी है, इसके अलावा वहाँ कोल की कमी है, और जो अदर जितनी भी रिसोर्सेज है उनकी वहाँ कमी है। तो भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इन सब डाइवर्सिटी को जब हम विविधता में एकता लाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेगी, बहुत अधिक मात्रा में इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा और हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। यानी कि इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी की कंट्री है, तो इसमें हमको प्लानिंग करनी पड़ती है रिसोर्सेज के लिए, ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो, स्टेट लेवल पे और इसके अलावा जो हमारे लोकल लेवल है उन पर भी और नेशनल लेवल है उन सब पर उनका समान बंटवारा हो जाए या डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो देखो रिसोर्सेज की प्लानिंग करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसमें बहुत सारी सोपान आते हैं, यानी बहुत सारी हमको एक तालिका बनानी पड़ेगी, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा।
उसके बाद उसकी इन्वेंटरी करनी पड़ेगी, यानी आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम, रिसोर्स को पहचानेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी एक कार्यसूची या तालिका बनाएंगे, फिर उसके बाद हम रिसोर्स का सर्वे करेंगे, रिसोर्स की मैपिंग करेंगे और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जांचेंगे कि रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है और उसमें कितनी क्वांटिटी है। कहीं गोल्ड निकल रहा है, कोलार में गोल्ड निकल रहा है, एक तरफ दोसा में गोल्ड निकल रहा है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है और कितनी क्वांटिटी में और कितना हमको इकोनॉमिक फिजिबल हो रहा है, वो उस हिसाब से हम अपना रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। असेसमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और हम रिसोर्सेज का मेजरमेंट भी करेंगे, यानी कितना मात्रा में हमको रिसोर्स निकालना है, कितना निकल रहा है। Involving a planning structure involved with the appropriate technology, skill and institution set for implement resources development plan। तो देखो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको संसाधन के लिए, रिसोर्सेज के लिए हमको डेवलपमेंट योजनाएं बनानी होगी। उसके लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। क्या करनी होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, अच्छा स्किल्स यानी ऐसे इंजीनियर या इस तरीके के वैज्ञानिक तैयार करने होंगे जिनमें बहुत अच्छा कौशल हो, एंड इंस्टीट्यूशनल सेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, यानी कि संस्थागत नियोजन ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तैयार करना होगा। हमारा थर्ड आता है इसके बाद मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट, यानी कि हमको मैचिंग करनी होगी। कौन से में, एक तो रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का, रिसोर्सेज में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको हमसे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट से हमको उसकी मैचिंग करनी होगी कि हमारी राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कितना डेवलपमेंट है और हमारा रिसोर्सेज का कितना डेवलपमेंट है। देखो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से भारत में रिसोर्सेज की प्लानिंग के लिए एक और इसकी एम की पूर्ति करने के लिए सबसे पहले योजनाएं तैयार की गई, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये 1947 से ही स्टार्ट कर दी गई थी और अब बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं, हर 5 साल के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार होती है। देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। देखो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी रीजन का डेवलपमेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेज तो चाहिए ही चाहिए। तो रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिसोर्सेज को हम कैसे डेवलप करें उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में केवल मात्र थोड़े बहुत चेंजेस से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, और इन सबके अभाव में यदि हम इन सबको चेंजेस नहीं कर पाए तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट संभव नहीं है। तो हमारे देश में बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी, यानी रिसोर्सेज से बहुत रिच होते हुए भी क्या है, इकोनॉमिक रूप से बहुत बैकवर्ड है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ बहुत कम रिसोर्सेज है, लेकिन उनमें क्या है, वहाँ डेवलपमेंट अच्छा है, वहाँ इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, तो वहाँ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो इससे क्या है, मतलब कम डेवलपमेंट होते हुए भी वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिच है। तो देखो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया इंडिया यानी भारत में जो रिसोर्सेज की प्लानिंग है, इंडिया रिसोर्सेज प्लानिंग, वो हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो लेंगे उपनिवेश, यानी जो अदर कंट्रीज हमारे इंडिया में आई है और उन्होंने किस तरह यहाँ के रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया है और डेवलपमेंट करके हमारी कंट्री को तो पुअर करके और अपनी कंट्रीज को किस प्रकार रिच बनाया, और बाद में इंडिया के लोग थे उनको समझ में आया कि हमारी कंट्री में इतने रिसोर्सेज होते हुए भी हम उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाए। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। थैंक यू।